Hello student, today I talk about a topic which is related to class 12th, chapter number 6, molecular basis of inheritance. So student, सबसे पहले हम इस चैप्टर के मीनिंग को समझेंगे. So यहाँ पे चैप्टर का मीनिंग है मॉलिक्यूल. दैट मीन्स कि क्या है, आणविक आधार क्या है, इनहेरिटेंस का, वंशागति का, कि कौन सी ऐसी मॉलिक्यूल्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कैरेक्टर्स के लिए जो ट्रांसफ़र होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में. इस बात को हम समझेंगे. और यहाँ पे जो इनहेरिटेंस के बेस में या इनहेरिटेंस के लिए जो सबसे वैल्यूएबल थिंग मानी जाती है वो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का. सो यहाँ पे हम बात करेंगे कि आखिर ये डीएनए का स्ट्रक्चर है क्या. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्टली हम जानते हैं न्यूक्लिक एसिड. डीएनए क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है. अब यहाँ पे हम न्यूक्लिक एसिड के वर्ड के मीनिंग को समझेंगे. सो यहाँ पे आपको दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं. फर्स्ट इज अ न्यूक्लिक एंड अनदर वन इज अ एसिड. दैट्स मीन्स कि यहाँ पे न्यूक्लिक वर्ड क्या है और एसिड क्या है, इसे हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे. सो न्यूक्लियस का मतलब है न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस कहाँ से आया, तो हम बात करते हैं कि भाई ऑल द ऑर्गेनिज्म आर मेड बाय अ सेल. कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से फॉर्म है और सेल एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, एक लाइफ का, एक ऑर्गेनिज्म का. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो किससे बना हुआ होगा? सेल से बना हुआ होगा. अब अगर हम इसे समझें तो अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन सिस्टम होगा. ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से बना होगा. वो ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज़ से बने होंगे. टिश्यूज़ जो है वो सेल से बने होंगे. सो यहाँ पे बेसिक लेवल पे हमारे पास क्या आ गया? एक सेल का स्ट्रक्चर आ गया. अब इस सेल के स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक सेल का ब्रेन क्या है. सो ब्रेन न्यूक्लियस है. उस सेल के हर एक फंक्शन को डन करने के लिए, चलाने के लिए, फंक्शनिंग के लिए जो रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर है वो क्या है? न्यूक्लियस है. सो हम यहाँ पे बात जो कर रहे हैं वो न्यूक्लियस की. अब हमने क्या बोला? न्यूक्लिक एसिड. मतलब कि एसिड कहाँ का है? सो एसिड है न्यूक्लियस का. अब हम जानते हैं न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है. सो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए. सो हियर वी आर टॉक अबाउट अ न्यूक्लिक एसिड. और ये जो डीएनए है या जो ये न्यूक्लिक है उसका नेचर कैसा है? सो एसिडिक नेचर है. तो इसी बेस पे यहाँ पे हम इसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं. चलिए इवेल्युएट करते हैं न्यूक्लिक एसिड को. सो न्यूक्लिक एसिड आर द मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन ऑल लिविंग सेल. न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि हर लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होता है. और न्यूक्लिक एसिड को सबसे पहले आइसोलेट किया था फ्रेडरिक साहब ने. और कहाँ पे आइसोलेट किया था? तो पस सेल में आइसोलेट किया था और इसे इन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन. लेकिन फिर बाद में अल्टमान साइंटिस्ट आए और अल्टमान जी ने इसके एसिडिक नेचर को, इस न्यूक्लिन के एसिडिक नेचर को फाइंड आउट किया और इसे न्यूक्लिक एसिड नाम दिया. सो ये तो थ्योरी थी, हिस्टोरी थी न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड. अब हम आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ अ न्यूक्लिक एसिड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं. सो दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड होते हैं. फर्स्ट इज अ डीएनए एंड अनदर इज अ आरएनए. सो आपसे किसी ने पूछा कि भाई डीएनए और आरएनए क्या है, तो आपका आंसर क्या होता है कि डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लिक एसिड है. मतलब ये न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और इनका नेचर कैसा है? एसिडिक है. अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर को समझते हैं. सो हियर डीएनए का फुल फॉर्म आप जानते हैं. डी स्टैंड करता है डीऑक्सी राइबोज के लिए और एन ए स्टैंड करता है न्यूक्लिक एसिड के लिए. सो ओवरऑल डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? डीएनए का फुल फॉर्म हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. अब डीएनए है क्या? सो डीएनए है एक जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दिस कैरीज द कोडेड इन्फॉर्मेशन. मतलब डीएनए क्या है? जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, वो है. ये एक जेनेटिक प्रोडक्ट है. अब हम इसे जेनेटिक प्रोडक्ट बोलते क्यों हैं? सो आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ वो जेनेटिक प्रोडक्ट के रूप में तब यूज़ होती है जब उसमें कुछ फीचर्स प्रेजेंट होते हैं. और वो फीचर्स क्या हैं? कि जो भी जेनेटिकली थिंग होगी वो हर एक सेल्स में मिलनी चाहिए. दैट्स मीन्स कि अगर ह्यूमन बीइंग है और ह्यूमन बीइंग में ट्रिलियंस ऑफ
बिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं, तो उन बिलियंस ऑफ सेल्स में हर सेल्स में ये जेनेटिक थिंग प्रेजेंट होनी चाहिए। सेकंड फीचर्स हम जानते हैं कि ये अगर एक सिमिलर स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म हैं तो उनमें ये इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। कि अगर हमने बोला कि एक सेल में 400 डीएनए के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, सो अगर दूसरी सेल है उसका कुछ दूसरा फंक्शन है लेकिन वहाँ पे भी उसमें भी डीएनए के 400 स्ट्रक्चर ही प्रेजेंट होने चाहिए। देन उसके बाद इसमें स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी होनी चाहिए। दैट्स मीन्स कि जो हम डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म को देखते हैं एक ही स्पीसीज के, वो हमें डिफरेंट दिखाई देते हैं। ह्यूमन बीइंग का ही अगर हम एग्जांपल लें, सो ह्यूमन बीइंग इज द एग्जांपल्स। ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स हैं, उन सब में सेल्स सेम है, उन सब में सेल्स का फंक्शन सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके स्ट्रक्चर में वेरिएशन प्रेजेंट है जिसके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं। सो ये भी स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी भी प्रेजेंट होनी चाहिए, ये नेचर होना चाहिए एक जेनेटिक थिंग का। देन उस जेनेटिक थिंग में खुद रेप्लिकेशन की प्रोसेस होना चाहिए। दैट्स मीन्स कि वो अपनी एग्जैक्ट कॉपी का फॉर्मेशन कर सके। देन उस एग्जैक्ट कॉपी को वो अपने प्रोजेनी में ट्रांसफ़र कर सके। ये सारे फीचर्स जिनमें होंगे उन्हें हम एज अ जेनेटिक थिंग बोलते हैं। देन ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन की प्रोसेस हो, ये सारी प्रोसेस जिनमें प्रेजेंट होंगी वो एक जेनेटिक थिंग कहलाएगी। सो डीएनए क्या है? एक जेनेटिक थिंग होता है जो कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम बोलते हैं कि डीएनए क्या है? इट इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि भाई पॉलीमर का मतलब क्या होता है। तो पॉलीमर का मतलब हम जानते हैं जहाँ पे बहुत सारे मोनोमर की यूनिट जुड़ी हो। पॉली मीन्स मोर देन टू। दैट्स मीन्स कि क्या जुड़े हैं पॉलीमर, किस चीज़ के पॉलीमर हैं? तो यहाँ पे ये पॉलीमर हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के। अभी हम इस कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे कि आखिर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड होता क्या है। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हमने आगे बात की कि द लेंथ ऑफ द डीएनए डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंटेड। मतलब कितनी लेंथ होगी डीएनए की, ये टोटली डिपेंड करता है कि कितने न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट है। मतलब कौन सी न्यूक्लियोटाइड पेयर? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड पेयर्स। ओके, सो जितने न्यूक्लियोटाइड पेयर प्रेजेंट होंगे उतने ही डीएनए की लेंथ होगी। देन इन यूकैरियोटिक सेल डीएनए इज फाउंड न्यूक्लियस। जो भी यूकैरियोटिक सेल हैं, दैट्स मीन्स कि जो भी डेवलप सेल्स के स्ट्रक्चर हैं जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है, उनमें डीएनए न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। एंड इट इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ अ क्रोमोसोम। भाई हम यहाँ पे क्या बोलते हैं कि क्रोमोसोम क्या है? सो क्रोमोसोम क्या है? जो कि एक न्यूक्लियस के अंदर कलरफुल बॉडी है। ठीक है, ये एक सेल का स्ट्रक्चर है और इस सेल में क्या है? ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। और इन क्रोमोसोम में क्या प्रेजेंट है? तो हम बोलेंगे कि भाई ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है और इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में डीएनए प्रेजेंट होते हैं। सो डीएनए इज द चीफ component of chromosome and DNA also found in the mitochondria and chloroplast. That means कि अभी हमने बात की कि भाई जो डीएनए का स्ट्रक्चर होगा वो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा भी कुछ दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, फॉर एग्जांपल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इनमें भी डीएनए प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स कि ये ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो खुद का डीएनए अपने पास रखते हैं। सो ये कुछ पॉइंट्स हुए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड दैट मीन्स डीएनए के बारे में। आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे हम अभी बात कर रहे थे कि भाई जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना है। मतलब कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड की यूनिट्स आपस में मिली हैं एंड देन इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर को फॉर्म किया। तो अब हम समझते हैं कि आखिर क्या है कंपोजिशन डीएनए के स्ट्रक्चर का जिससे कि डीएनए फॉर्म हुआ है। सो केमिकली डीएनए इज composed of deoxyribose sugar and phosphate group and nitrogenous base. That means कि अगर हमें डीएनए का स्ट्रक्चर फॉर्म करना है तो हमारे पास 3 थिंग्स होनी चाहिए। ओके, सो जो फर्स्ट थिंग है वो फर्स्ट थिंग क्या है? डीऑक्सीराइबोस सुगर। दैट्स मीन्स कि पहली चीज़ जो हमारे पास होनी चाहिए
वो क्या होनी चाहिए, शुगर होनी चाहिए। और वो शुगर कैसी होनी चाहिए, सो वो शुगर होनी चाहिए डीऑक्सीराइबोज शुगर। देन सेकेंड थिंग हमारे पास क्या होनी चाहिए, सो सेकेंड थिंग की बात हम करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की। दैट्स मीन्स कि हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरस ग्रुप का कोई फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड थिंग की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड थिंग में हमारे पास क्या प्रेजेंट होना चाहिए, सो थर्ड थिंग हमारे पास नाइट्रोजनस बेस की प्रेजेंट होनी चाहिए, मतलब हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होना चाहिए। तो टोटल ओवरऑल हमें अगर एक डीएनए फॉर्म करना है तो डीएनए के लिए हमारे पास जो कंपोजिशन है वो क्या होना चाहिए, डीऑक्सीराइबोज शुगर का, फॉस्फेट ग्रुप का और नाइट्रोजनस बेस का। अब हम इन्हें सेपरेटली समझते हैं। सो डीऑक्सीराइबोज शुगर क्या है, डीऑक्सीराइबोज आप नेम से समझ पा रहे हैं कि ये एक शुगर का स्ट्रक्चर है। दैट्स मीन्स कि ये एक कार्बोहाइड्रेट है। ओके, एंड इट इज़ अ पेंटोज शुगर। पेंटोज का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन के नंबर कितने हैं, 5 हैं। ओके, सो इसलिए हमने इसे क्या नाम दिया है, पेंटोज शुगर। एंड इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा, सो इस डीऑक्सीराइबोज शुगर का मॉलिकुलर फॉर्मूला है C5H10O4। सो ये तो बात हो गई डीऑक्सीराइबोज शुगर के बारे में। अब हम यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर के स्ट्रक्चर को भी समझ लेते हैं। सो ये आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे टोटल हमने क्योंकि फॉर्मूला बोला है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है इसका ये होता है C5H10O4। तो एक बार इसे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक कार्बन आइटम यहाँ है, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ और पांचवा यहाँ। सो टोटल 5 इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन को समझ लेते हैं हम। सो हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन कितने हैं, 10 हैं। 1 हियर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ओवरऑल यहाँ पे हाइड्रोजन कितने नंबर में है, 10 नंबर में है। देन ऑक्सीजन की बात करते हैं, सो O इज़ अ 4। सो हियर 4 ऑक्सीजन है, 1, 2, 3 एंड 4। सो ये ओवरऑल फॉर्मूला हो गया C5H10O4 की। तो आप यहाँ पे डीऑक्सीराइबोज शुगर के स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस जरूर करें, बिकॉज ऑफ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो डीऑक्सीराइबोज शुगर का फॉर्मूला है C5H10O4 एंड ये उसका स्ट्रक्चर है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फॉस्फेट ग्रुप की। सो फॉस्फेट ग्रुप क्या है, हियर द फॉस्फेट ग्रुप इज द फॉस्फोरिक एसिड फॉर्म्स द फॉस्फेट ग्रुप। मतलब यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप की हमने बात की है वो है क्या, फॉस्फोरिक एसिड है। और फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। दैट मीन्स कि हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल और PO4 का स्ट्रक्चर, एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ DNA। सो जो हम DNA के स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं कि DNA एसिडिक नेचर का है, दैट्स मीन्स हमने बोला न्यूक्लिक एसिड है। और न्यूक्लिक एसिड का नाम ही क्यों रखा गया, क्योंकि वो एसिडिक नेचर का था, जो कि अल्टमान ने नाम दिया था न्यूक्लिक एसिड का। सो यहाँ पे जो फॉस्फोरस ग्रुप है वो ये शो करता है कि ये क्या है, न्यूक्लिक एसिड है, एसिडिक ग्रुप है। ओके, सो ये है स्ट्रक्चर है H3PO4 का, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फॉस्फेट ग्रुप का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे P फॉस्फेट का 1 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल हैं और हाइड्रोजन 3 मॉलिक्यूल है। सो ये स्ट्रक्चर है फॉस्फेट ग्रुप का। आगे बढ़ते हैं, 2 थिंग्स हमने बात कर ली, लास्ट वन थिंग इज़ अ नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं। सो यहाँ पे जब आगे बढ़ते हैं हम नाइट्रोजनस बेस की बात करते हैं, सो आप जानते हैं कि नाइट्रोजनस बेस से क्लियर हो रहा है कि ये कंपाउंड अपने पास क्या रखने वाला है, नाइट्रोजन को रखने वाला है। दैट्स मीन्स कि जो नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है इसमें क्या प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। और यहाँ पे हम डीएनए में नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर को टोटल 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ अ प्यूरिन एंड अनदर वन इज़ अ पिरिमिडिन। दैट्स मीन्स कि जो नाइट्रोजनस बेस है वो 2 टाइप का है। डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस के स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज आर ऑफ 2 टाइप, वन इज़ अ प्यूरिन एंड अनदर वन इज़ अ पिरिमिडिन। अब प्यूरिन क्या है, सो प्यूरिन आर द डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर कंपाउंड। दैट्स मीन्स अगर आपसे किसी ने पूछा कि भाई प्यूरिन और पिरिमिडिन में डिफरेंस क्या है, सो आप एक बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बताने वाले हैं कि जो प्यूरिन का स्ट्रक्चर होता है दैट इज डबल रिंग स्ट्रक्चर। दैट मीन्स कि इसमें 2 रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और पिरिमिडिन का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पे सिंगल रिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो अभी इनके स्ट्रक्चर्स को भी हम समझेंगे। बेसिकली आप यहाँ पे प्यूरिन एंड पिरिमिडिन के बारे में
इतनी थिंग्स को अंडरस्टैंड कर लें। आगे बढ़ते हैं। सो प्यूरिन क्या है? प्यूरिन आर द डबल रिंग हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर कंपाउंड एंड द टू टाइप्स ऑफ अ प्यूरिन प्रेजेंट इन द डीएनए। सो यहाँ पे प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, हेट्रोसाइक्लिक स्ट्रक्चर है, और ये भी दो टाइप का होता है। फर्स्ट इज द एडेनिन एंड अनदर वन इज अ ग्वानिन। सो डीएनए में दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, एक एडेनिन का स्ट्रक्चर होगा और दूसरा ग्वानिन का स्ट्रक्चर होगा। इनके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। सो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने पहले ही बोला कि भाई ये जो है वो दो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। पहला है डबल रिंग स्ट्रक्चर होगा, ये पहले आप समझिए। तो ये है प्यूरिन का स्ट्रक्चर है। अब प्यूरिन में ये क्या है? ये पहला स्ट्रक्चर है एडेनिन का और दूसरा स्ट्रक्चर है ग्वानिन का। तो पहले बात हमने की डबल रिंग, आप देख पा रहे हैं ये फर्स्ट रिंग है और ये इसमें सेकंड रिंग का स्ट्रक्चर है। तो मतलब ये दोनों क्या हैं? एडेनिन है। ये एडेनिन है और ये ग्वानिन है, और ये दोनों है क्या? प्यूरिन है। क्यों हमने इन्हें प्यूरिन बोला? क्योंकि ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है। अगर ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता तो इसे हम पिरिमिडिन बोलते हैं। सो यहाँ पे हम इनके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो रिंग है और यहाँ पे नाइट्रोजनस कंपाउंड भी अटैच है, और ये है ग्वानिन का स्ट्रक्चर, और यहाँ पे भी क्या है? नाइट्रोजन के कंपाउंड्स अटैच हैं। दैट मीन्स कि ये नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है। इज दैट क्लियर? अब आप यहाँ पे प्यूरिन और पिरिमिडिन के ग्रुप को जो डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये NH2 ग्रुप यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पे NH2 ग्रुप यहाँ पे है, और यहाँ पे ऑक्सीजन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है, जो कि एडेनिन में नहीं प्रेजेंट है। तो आपको एडेनिन और ग्वानिन के स्ट्रक्चर्स की भी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, बिकॉज ऑफ दीज आर अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सो ये दोनों के स्ट्रक्चर हैं। अब आगे बात करते हैं हम यहाँ पे प्यूरिन के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर के। सो बेसिक मैंने आपको पहले ही बताया कि प्यूरिन और पिरिमिडिन में आप बेसिक डिफरेंस क्या बताते हो? स्ट्रक्चरल बेस पे और रिंग के बेस पे। सो प्यूरिन में जहाँ पे आप बोल रहे थे कि वो डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर था, वैसे ही आप यहाँ पे पिरिमिडिन में क्या बताने वाले हैं? दिस इज द सिंगल रिंग स्ट्रक्चर कंपाउंड। एंड यहाँ पे डीएनए में जो पिरिमिडिन प्रेजेंट है वो है साइटोसिन एंड थाइमिन। ओके, वहाँ पे एडेनिन और ग्वानिन था। एडेनिन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ए सिंबल यूज़ करते हैं, ग्वानिन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जी सिंबल यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं साइटोसिन और थाइमिन की, तो साइटोसिन के लिए हम यहाँ पर सी सिंबल यूज़ करते हैं और थाइमिन के लिए यहाँ पर हम टी सिंबल यूज़ करते हैं। सो ये तो सिंबल्स के बेस पे बात हुई। अगर हम ओवरऑल प्यूरिन में के बाद पिरिमिडिन की बात करते हैं, तो पिरिमिडिन टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, और वो 3 टाइप्स हैं क्या? साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। बट जब हम डीएनए की सिर्फ बात करते हैं, सो डीएनए में हम यूरेसिल की बात नहीं करते हैं। डीएनए में हम सिर्फ साइटोसिन और थाइमिन की बात करते हैं, और यूरेसिल जो है वो प्रेजेंट तो है बट किस में? आरएनए में प्रेजेंट होता है। सो ये एक बेसिक डिफरेंस है कि डीएनए में नाइट्रोजनस बेस एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट होता है, जबकि आरएनए में जो नाइट्रोजनस बेस है वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल प्रेजेंट होता है। दैट्स मीन्स कि आरएनए में थाइमिन अब्सेंट होता है और डीएनए में यूरेसिल अब्सेंट होता है। सो आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल और डीएनए में यूरेसिल की जगह थाइमिन प्रेजेंट होगा। सो ये तो बेसिक डिफरेंस था डीएनए और आरएनए में। सो यहाँ पे पिरिमिडिन्स जो प्रेजेंट हैं डीएनए के केस में वो है साइटोसिन एंड थाइमिन। अब इनके स्ट्रक्चर्स को भी हम समझते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है? सिंगल रिंग्ड स्ट्रक्चर है पिरिमिडिन का, और ये क्या है? साइटोसिन का स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है, और ये थाइमिन का स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है। सो आपको इनके भी स्ट्रक्चर्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी फॉर द अंडरस्टैंडिंग। आगे बढ़ते हैं। सो ये हमने हमारे पास 3 रॉ प्रोडक्ट होने चाहिए। पहला होना चाहिए हमारे पास डीऑक्सीराइबोस शुगर। सेकेंड वन हमारे पास होना चाहिए पेंटोज ग्रुप, दैट इज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। एंड नेक्स्ट वन जो हमारे पास लास्ट वन प्रेजेंट होना चाहिए वो होना चाहिए नाइट्रोजनस बेस। दैट्स मीन्स एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, जहाँ पे एडेनिन, ग्वानिन प्यूरिन के पार्ट हैं और थाइमिन और साइटोसिन पिरिमिडिन के पार्ट हैं।
सो इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा। अब अगर जब हम बात करते हैं एक न्यूक्लियोसाइड की, मतलब अब अगर इन्हें अटैच करना है, सो सबसे पहले हम किसे अटैच करेंगे, नाइट्रोजनस बेस को पेंटोज शुगर से। तो अगर आप नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर को ऐड कर दें, सो इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। दैट्स मीन्स कि कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। सो अगर आपने दो चीज़ों को, हमने टोटल 3 थिंग्स ली थी एज अ रॉ प्रोडक्ट फॉर द मेकिंग ऑफ अ डीएनए, बट व्हेन वी ओनली combine two things, that means pentose sugar, that is a C5H10O4, and nitrogenous base, that is a adenine guanine cytosine thymine, and this structure is known as a nucleoside. सो आप यहाँ पे अगर इनके अरेंजमेंट की बात करें, सो आप इस स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे। ये स्ट्रक्चर क्या है, पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है, और इस पेंटोज शुगर से ये एक बेस का स्ट्रक्चर अटैच है। सो दैट इज़ अ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, मतलब बेस और शुगर के बीच में जो बॉन्ड फॉर्म होता है यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिस बॉन्ड के थ्रू ये नाइट्रोजनस बेस पेंटोज शुगर से अटैच है। सो ये तो बात हुई न्यूक्लियोसाइड की। सो न्यूक्लियोसाइड में a nitrogenous base are attached to the C1 of the pentose sugar by N glycosidic linkage. That means कि ये फर्स्ट कार्बन की पोजीशन पे, मतलब जो पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर है उसके पहले कार्बन के स्ट्रक्चर से नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है, और जिस बॉन्ड की हेल्प से वो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। देन इन डीएनए न्यूक्लियोसाइड आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ डीऑक्सीराइबोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस। सो ये जो न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर है वो डीऑक्सीराइबोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हुआ। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं, अगर हम जैसे हमने बात की कि डीऑक्सीराइबोज शुगर से क्या अटैच हुआ, नाइट्रोजनस बेस, लेकिन अब हम यहाँ पे सेपरेटली इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि आखिर कौन सा नाइट्रोजनस बेस अटैच हुआ, तो हम उसे क्या नाम देंगे। सो अगर हम बात करें कि अगर हमने एडेनिन के साथ डीऑक्सीराइबोज शुगर को जोड़ा, तो ऐसे टाइप का जो न्यूक्लियोसाइड बना उसे हम बोलेंगे डीऑक्सी एडिनोसिन। देन अगर ग्वानिन का स्ट्रक्चर इस डीऑक्सीराइबोज शुगर से अटैच होता है, सो इसे हम बोलेंगे डीऑक्सी ग्वानोसिन। अगर साइटोसिन का स्ट्रक्चर डीऑक्सीराइबोज शुगर से अटैच होता है तो इसे हम बोलेंगे डीऑक्सी साइटिडीन, और अगर थाइमिन का स्ट्रक्चर अटैच होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर से तो इसे हम बोलेंगे डीऑक्सी थाइमिडीन। सो ये टोटल 4 टाइप्स के हमारे पास न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चरल को समझें तो सिंपल सी बात है कि आपको कार्बन की फर्स्ट पोजीशन पे, दैट मीन्स शुगर के, पेंटोज शुगर के फर्स्ट कार्बन के पोजीशन पे आपको इन नाइट्रोजनस बेस को अटैच करना है। तो आपको यहाँ पे, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि आपको शुगर का स्ट्रक्चर फॉर्म करना आना चाहिए, और साथ ही साथ आपको नाइट्रोजनस बेस का भी स्ट्रक्चर फॉर्म करना आना चाहिए। सो आपको एडेनिन का स्ट्रक्चर आएगा तो आप ऐसे स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते हैं। देन आपको अगर ग्वानोसिन का स्ट्रक्चर आएगा तो आप ग्वानोसिन का स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे। देन अगर हम आगे बात करें साइटोसिन के स्ट्रक्चर की, तो आपने यहाँ साइटोसिन को अगर अटैच किया तो यहाँ पे डीऑक्सीसाइटिडीन फॉर्म करेंगे, और अगर आपने यहाँ पे थाइमीन का स्ट्रक्चर अटैच किया तो यहाँ पे डीऑक्सी थाइमिडीन का स्ट्रक्चर आप फॉर्म कर पाएंगे। तो ये तो बात हुई हमारे 4 टाइप के न्यूक्लियोसाइड की। आगे बात करते हैं हम कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। बिकॉज ऑफ हमने जब बात की थी कि डीएनए होता क्या है, तो हमने डीएनए को बोला था पॉलीन्यूक्लियोटाइड, हमने न्यूक्लियोसाइड नहीं बोला था। न्यूक्लियो वर्ड सेम है बट डिफरेंट क्या है, साइड एंड टाइड डिफरेंट है। तो अब हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की। सो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, द कंपाउंड फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप विद न्यूक्लियोसाइड इज कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। सो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने पहले ही बोला कि आपको 2 रॉ प्रोडक्ट चाहिए, वो 2 रॉ प्रोडक्ट थे क्या, तो आपने बोला कि टोटल तो 3 रॉ प्रोडक्ट थे जिनमें से 2 हमने न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए यूज़ कर लिया। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट बचा है, एक थिंग है, और वो थिंग हमारे पास क्या है, फॉस्फेट ग्रुप। दैट्स मीन्स कि अगर आप न्यूक्लियोसाइड के स्ट्रक्चर से
फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 को, फॉस्फोरिक एसिड को अटैच कर दें तो वो स्ट्रक्चर क्या बोला जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बोला जाएगा। अब इन्हीं न्यूक्लियोटाइड की अगर हम बात करते हैं तो 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड डीएनए में प्रेजेंट होते हैं। पहला जो होता है डीऑक्सी एडेनोसाइन मोनोफॉस्फेट, देन डीऑक्सी guanosine monophosphate, third one is a deoxycytidine monophosphate, fourth one is a deoxythymidine monophosphate. So as a very simple way student, आप जानते हैं कि ये नेम कुछ अलग नहीं है। जब आपने डीऑक्सीराइबोस शुगर से एडेनिन वाले नाइट्रोजनस बेस को अटैच किया, मतलब एडेनिन लिया, तब आपने उसे डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट बोल दिया, क्योंकि यहाँ पे एक फॉस्फेट का स्ट्रक्चर अटैच किया है हमने। देन यहाँ पे ग्वानोसिन में डीऑक्सी ग्वानोसाइन बोल देते हैं हम, यहाँ पे साइटिडीन में डीऑक्सी साइटिडीन मोनोफॉस्फेट बोल देते, और थाइमीन के बेस पे हम इसे डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट बोल देते। सो ये तो ओवरऑल बात हुई एक 4 टाइप के डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर की। अब हम इनके अरेंजमेंट को समझ लेते हैं। तो हमने पहले ही बोला कि भाई हमारे पास जो शुगर का स्ट्रक्चर है, उस शुगर के स्ट्रक्चर के फर्स्ट कार्बन की पोजीशन पे क्या अटैच है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है। एंड फिर यहाँ पे ये फर्स्ट कार्बन था, देन ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन और ये फिफ्थ कार्बन। अब अगर फिफ्थ कार्बन की पोजीशन पे हमें क्या अटैच करना है, सो हमें ये फॉस्फेट ग्रुप अटैच करना है। तो ये टोटल अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें, सो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूक्लियोटाइड। इज दैट क्लियर स्टूडेंट? सो ये एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है जहाँ पे हमारे पास शुगर है, शुगर से नाइट्रोजनस बेस अटैच है, जैसे कि यहाँ पे ये एडेनिन का स्ट्रक्चर है, और फिर यहाँ पे क्या अटैच है, फॉस्फेट ग्रुप अटैच है। सो ये 3 स्ट्रक्चर अगर अटैच होते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड। और अगर हम, क्योंकि हमने यहाँ पे एडेनिन अटैच किया है, तो अगर हम पर्टिकुलर बात करें कि ये कौन सा डीएनए है, सो आपका आंसर आ जाएगा कि दिस इज अ डीऑक्सी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। सो दैट इज अ सिंपल डीएनए स्ट्रक्चर, दैट इज अ सिंपल न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर। इस न्यूक्लियोटाइड के कॉन्सेप्ट को हम समझ लिए हैं। आगे बात करते हैं एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की। दैट मीन्स हमने डीएनए को अभी क्या बोला था कि दैट इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। सो अब आगे अगर हम बात करेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की, तो यहाँ पे पॉली मीन्स मोर देन 2। दैट्स मीन्स कि जब नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड लिंक्ड ईच अदर, दैट्स मीन्स नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड क्या है, लिंक्ड ईच अदर बाई phosphodiester bond and forms a long chain of molecule called polynucleotide strand. That means कि जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर जो अभी हमने न्यूक्लियोटाइड बनाया था, वो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से अटैच होता है तो उसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। सो ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड बोलते हैं। अब ये जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ये फॉर्म कहाँ होगा, दैट्स फॉर्म बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड carbon atom position of a pentose sugar. Therefore polynucleotide strand contain fifth and third end. दैट्स मीन्स कि जो हम बोलते हैं कि जो हमारा डीएनए का एक सिंगल, अगर हम एक स्पाइरल की बात करते हैं तो हम बोलते हैं भाई एक एंड जो है वो 5 डैश है और जो दूसरा एंड है वो क्या है, 3 डैश है। तो यहाँ पे जो ये कॉन्सेप्ट ही हम बोलते हैं, वो कॉन्सेप्ट इसी बेस पे बोलते हैं कि जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्म है वो फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन आइटम के बीच फॉर्म है, और कहाँ पे, पेंटोस शुगर में फॉर्म है। सो इसलिए हम इस स्ट्रैंड में 2 एंड बताते हैं, 5 डैश एंड 3 डैश एंड बताते हैं हम यहाँ पे। सो आप देख पा रहे हैं कि ये अगर हम बात करें तो ये एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। फिर इस न्यूक्लियोटाइड से ये देखेंगे अगर आप, तो फिर से ये H3PO4 का मॉलिक्यूल, मतलब फॉस्फोरिक एसिड का मॉलिक्यूल इससे अटैच है, ये 2 मॉलिक्यूल हो गए। एंड देन ये थर्ड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पे अटैच है। तो यहाँ पे ये जो है वो 5th पोजीशन पे अटैच है, एंड ये यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे फिर से यहाँ पे 3rd पोजीशन की हम बात करेंगे। सो इज़ दैट क्लियर? आई होप हमने यहाँ पे बात की टोटल ओवरऑल पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड की। सो ये एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट हुआ अबाउट द डीएनए का। सो ये क्या है,
डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बात की हमने। यहाँ पे हमने पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड को फॉर्म कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए की। सो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। सो आई होप कि इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए होंगे। अगले वीडियो में हम डीएनए के डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। सो थैंक यू।